हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम पढ़ने वाले हैं। क्या? विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो आज प्रथम नियम को डिटेल में चर्चा करेंगे और द्वितीय नियम पर कुछ खास पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम किसके लिए है? विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम है। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। विद्युत अपघटन संबंधी का मतलब विद्युत अपघट में विद्युत प्रवाह करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ यानी कितना मटेरियल जमा होगा, इसके लिए फैराडे ने दो नियम बताया था। ठीक है ना। विद्युत अपघटन, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जैसे सेल में, कोई भी सेल ले सकते हैं। ठीक है ना। चाहे वो हम विशेषकर गैल्वानिक सेल की बात करेंगे और विद्युत अपघटन संबंधी की बात करेंगे। सॉरी, गैल्वानिक सेल यानी यहाँ पर विद्युत देकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल की बात होगी, गैल्वानिक सेल की बात नहीं होगी। गैल्वानिक सेल तो उल्टा काम करेगा ना, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत देता है और हमें क्या करना है? विद्युत देकर रासायनिक अभिक्रिया करवाना है। तो विद्युत देने पर किसी इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कितना मटेरियल, कितना अमाउंट पदार्थ जमा होगा, कोई एनोड पर या कैथोड पर, उसी की चर्चा इस नियम के तहत करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है ना। प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम किसकी? फैराडे का। किससे संबंधित? विद्युत अपघटन संबंधी, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे का स्पेलिंग जानते ही हैं, फैराडे। ठीक है, तो ये महान वैज्ञानिक का नियम विद्युत अपघटन संबंधी पहला नियम क्या है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर एक सेल ले लेते हैं, इस सेल में, ठीक है, आप एनोड है इधर। विद्युत अपघटन संबंधी जब विद्युत अपघट्य इसमें लेते हैं, इसमें मान लीजिए आपने ले लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन या एक्वस कह सकते हैं, सॉल्यूशन की जगह पर हम पानी का विलयन ले रहे हैं। ठीक है ना, पानी में घोल दिए कॉपर सल्फेट को। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो है आपका एनोड, किसका बना है? प्लेटिनम का मान लीजिए। ठीक है, और ये कैथोड जो बना है, चलिए हम एक तीर से तीन निशाना का प्रयास हमेशा करते हैं। तो हम जो लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें कॉपर का शोधन भी पढ़ सकते हैं, कॉपर किसी इलेक्ट्रोड पर कितना जमा होगा, तो और फैराडे का प्रथम नियम, तीनों बात इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो हमने विलयन में क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। और जो एनोड बनाया गया है ये अशुद्ध कॉपर का है, यानी इसमें मिक्सचर है। तो ये कॉपर का तो है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है। कॉपर इसमें है लेकिन इसमें अशुद्धि है, आयरन, जिंक, निकेल या कुछ और भी अशुद्धियाँ हैं। ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, वो है आपका कॉपर का शुद्ध है। ये कॉपर है लेकिन कैसा है? ये शुद्ध है। अब आप यहाँ बैटरी से विद्युत प्रवाह शुरुआत करते हैं, यानी आपने की लगा दिया है, बटन को ऑन कर दिए, तो क्या होने लगता है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगा सेल में। ये कैसा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल है। विद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। कब? जब विद्युत प्रवाहित हो रहा है इसमें, तब। ठीक है, तो इसमें से जो कॉपर सल्फेट है ना, तो वियोजित हो जाता है ना अपने आयनों में, पानी में जाने पर क्या हो गया? Cu2+ और सल्फेट 2-। तो ये जो कैटायन है यानी धन आवेशित है, एनोड की ओर भागेगा, यानी कैथोड की ओर क्या जाने लगेगा? कॉपर 2+ जाने लगेगा। कॉपर सल्फेट का कॉपर जाने लगेगा। उसी समय कॉपर जो एनोड कॉपर का बना है ना, कैसा है? ये अशुद्ध है, तो वो कॉपर के रूप में आने लगेगा, यहाँ ये ऑक्सीकृत होने लगेगा और विलयन का कॉपर 2+ आयन इस पर जाकर क्या होने लगेगा? जमा होने लगेगा। ठीक है ना, इस पर क्या होने लगेगा? जमा होने लगेगा। और ये जो एनोड है वो धीरे धीरे पतला होने लगेगा, क्योंकि इसमें से कॉपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कैथोड पर कॉपर कितना जमा होगा ये कैसे जानेंगे? तो कहेंगे कि भाई जितना विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे उसी अनुरूप में कॉपर यहाँ पर जमा होगा। मतलब विद्युत बंद कर देंगे तो क्या कॉपर जमा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब, सीधा मतलब, जितना देंगे उतना वो देगा। क्या देगा? क्या लेगा? विद्युत धारा दीजिए तो कॉपर ज़्यादा जमा होगा। कब तक ये प्रोसेस होगा? जब तक कॉपर सल्फेट खत्म ना हो जाए। कॉपर सल्फेट खत्म हो जाएगा। कॉपर सल्फेट खत्म होने का सेंस ये है कि कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन जब पूरी तरह से इस पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, यानी जब ये कॉपर आता जाएगा और कॉपर आयन इस रूप, कॉपर धातु के रूप में जमा होता जाएगा, इसमें से निकलना बंद, तो ये कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो
तो कितना देर तक कितनी मात्रा में विद्युत आवेश आप उसको दिए हैं, उसी अनुरूप में आपको कॉपर धातु यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपर धातु आयंस बिल्कुल शुद्ध 100% शुद्ध मिलेगा। तो कितना मिलेगा, इसी की गणना, मात्रात्मक गणना के लिए फैराडे ने एक नियम बनाया। नियम का नाम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम में क्या है कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में लिख देता हूँ, किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड, चाहे वो एनोड हो या कैथोड, किसी इलेक्ट्रोड पर, अब यहाँ कॉपर जमा हो रहा है ना यहाँ पर, तो कितना जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, उसको हम W से डिनोट करेंगे, मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश विद्युत आवेश को हम यहाँ Q से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, Q, विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। फिर से समझ लीजिए कि किसी, ये आपका क्या है, यहाँ पर कॉपर है, ये आपका विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें आपने सेल से क्या किया, विद्युत आवेश दिया है। क्या दिया है, विद्युत आवेश। हालांकि जब फैराडे स्टडी कर रहे थे उस समय विद्युत आवेश न बात बोलकर विद्युत धारा की बात किए थे, क्योंकि एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो धारा में जब समय से गुणा कर देंगे तो वो आवेश हो जाएगा, विद्युत आवेश। अभी बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में हम। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट को गणितीय रूप में मैं समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश, यानी हम शब्दों में लिखें फिर सब शॉर्ट पर लिखने देंगे, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा क्या है, W, किसके समानुपाती होगा, विद्युत आवेश को किससे दिखा रहा हूँ मैं, Q से, यानी शॉर्टकट लिखें W प्रोपोर्शनल Q। ठीक है, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे Z Q। अब जहाँ पर Z एक समानुपाती नियतांक है, Z क्या है भाई, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे बोलते क्या है, एक नियतांक है, समझ में आ गया, समानुपाती। इसको और क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इंग्लिश वाला भी बोर्ड लिख दें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और Q क्या है, विद्युत आवेश है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब जो फैराडे ने उस समय बोला था वो धारा के रूप में बोला था। तो यानी ये विद्युत आवेश है और धारा, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में संबंध इस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से, किस तरह से, Q बराबर IT। I क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। ठीक है, और T क्या है, समय है। तो समय और विद्युत धारा किसके बराबर होता है, विद्युत आवेश के बराबर होता है। ये विद्युत अंडरस्टूड है, विद्युत यहाँ भी क्या है, विद्युत अंडरस्टूड है। तो हम Q की जगह क्या रख सकते हैं, IT, तो रख दीजिए। तो W बराबर Z, Q की जगह क्या रखने जा रहे हैं, IT। ठीक है, अच्छा, विद्युत धारा को किस में नापते हैं, I को किस में नापेंगे, एम्पियर में, और टाइम को सेकेंड में। ठीक है ना, I को करंट है तो I से, करंट धारा को I से दिखाते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, समय का सेकेंड। ठीक है ना, यूनिट इकाई। अब Z निकालना है आपको, मान लीजिए Z नहीं पता है कि कैसे निकाला जाए, तो Z निकालने का तरीका क्या है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कैसे निकाला जाए। तो Z निकालने के लिए आपके पास एक महायंत्र है, क्या है, E/F। E क्या है, तुल्यांकी भार है, क्या है, तुल्यांकी भार, और F क्या है, फैराडे नियतांक। तो आपको Z भी निकल जाएगा, फैराडे नियतांक। अब आप कहेंगे सर विद तुल्यांकी भार निकालने में हालत ख़राब हो जाती है, तो उसका भी उपाय है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपके पास एक महायंत्र है क्या है तुल्यांकी भार, मैं आपको बिलियन वाले चैप्टर में तुल्यांकी भार निकालने का तरीका बताया था। यहाँ फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए, ये भाई थोड़ा से हिल रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ भाई। हाँ ठीक है, हिलता है तो थोड़ा डाउट होता है कि मेरे लाइट में प्रॉब्लम है कि मोबाइल में प्रॉब्लम है कि मेरे में प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो उस तरह आप बैलेंस कर लीजिए कि किसी में टेक्निकल एरर आ जाता है, समझदार को डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तुल्यांकी भार कैसे पता करते हैं? तुल्यांकी भार बराबर यदि तत्व है, देखो फिर हिलने लगा, अरे रुको भाई, हेलो, हाँ शांत रहा करिए भाई, बच्चे क्लास में शोर करते हैं, मोबाइल मेरा यहाँ बिना कुछ किए शोर कर रहा है, बबलिंग कर रहा है, हिल रहा है। हाँ ठीक है, चलिए ये कुछ अच्छा इस साइड से मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा हिलेगा नहीं। देखिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपका तरीका है कि ये तत्व है, किसकी बात हो रही है? तत्व की। तो परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अपान एन फैक्टर, अपान एन कारक। ठीक है, अब तत्व रहेगा तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे और उसकी एन कारक की जगह उसका क्या लेंगे? संयोजकता, यानी उस पर जो अधिकतम आवेश हो सकता है, संयोजकता की बात करते हैं। यदि कोई अणु है, कोई यौगिक है, तो उसका अणु भार होगा और यहाँ पर उसकी एन फैक्टर। अब एन फैक्टर में इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है, वही उसकी संख्या हो जाएगी एन कारक की जगह पर। तो हम मान लीजिए यहाँ पर कॉपर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या जमा हो रहा है? कॉपर 2+ जमा हो रहा है। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान, अणु द्रव्य जो परमाणु द्रव्यमान है कितना हो जाएगा? तो कॉपर का होता है 63.5 और उस पर आवेश कितना है? 2+, यानी कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है? 2। तो वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यदि तुल्यांकी भार नहीं पता है तो उसका परमाणु है तो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान और एन कारक कर देंगे, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तुल्यांकी भार में फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक कितना होता है तो उसको जानिए। फैराडे नियतांक होता है आपका, यहाँ मिटा दें, यहाँ समझदार हैं आप तो एक एक करके समझ रहे हैं। फैराडे नियतांक जो वैल्यू होती है वो लिया जाता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। ठीक है ना, मोल के पावर में 1, मोल इनवर्स, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही फैराडे नियतांक होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश फैराडे नियतांक, तो कितना होता है? 96,500 ये लिया जाता है। एक्चुअल में कितना होता है? 96,487। अभी बता रहा हूँ कैसे आता है, पहले इतना याद रख लीजिए। तो आपको पहले क्या निकालना है? जेड। जेड निकालने के लिए क्या करेंगे? E/F करेंगे। ठीक है, E कहाँ से मिल जाएगा? तत्व है तो परमाणु भार या द्रव्यमान बटे एन कारक कर देंगे और उसमें फैराडे नियतांक से डिवाइड कर देंगे तो जेड पता हो जाएगा, जेड का मान रख देंगे तो डब्ल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कैसे आया है 96,500 बता दें, देख लीजिए। ये बात समझ में आ रहा है? नोट कर लिए हैं आप? आगे बात करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम पढ़ रहे हैं, किससे संबंधित? विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, अब ध्यान, आपको याद होगा, भूल गए हैं? याद है? याद है सर। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यदि n इलेक्ट्रॉन है, यानी n मतलब 1 मोल, अवोगाड्रो संख्या किसके बराबर? 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो Na मतलब अवोगाड्रो नंबर में कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? इतने। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा? तो निकाल लीजिए। तो कुल आवेश, 1 मोल का आवेश ना, 1 मोल का विद्युत आवेश कैसे निकालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का पता है -1.6 × 19 कूलाम, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इंटू कर दीजिए 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यही नहीं करेंगे? 1 का इलेक्ट्रॉन का पता है तो इतने इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 96 माइनस में 487 कूलाम आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये ऋण आवेशित होता है बस। तो ये मैग्नीट्यूड देखना है आपको, न कि ऋण और धन देखना है। ठीक है ना, तो ऋण को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि आवेश की मात्रा बताया गया है कूलाम, और ये क्या हो जाएगा? प्रति मोल। 1 मोल का आवेश है, तो हम इसको सरलता के लिए 96,487 को हम क्या ले लेते हैं? 96, इसको 500 कूलाम प्रति मोल ले लेते हैं। ठीक है ना, ये सरल करने के लिए थोड़ा सा कि डाटा आसान हो जाए, गणना करना आसान हो जाए। बात समझ में आया? इतना आया? नहीं आया? चलिए आगे समझिए, धीरे धीरे आएगा। तो आपको फार्मूला क्या मिला है? W बराबर ZRT। Z कैसे निकालेंगे? E/F। E क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान तत्व है तो, और उसका एन फैक्टर। क्लियर? प्रथम नियम। अब एक एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं, आपको ये नियम समझ में आ जाए। अभी मैं डायग्राम बनाया हूँ, इसी से एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। चलिए आपको पहले समरी वाला बता दें, नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना चाहेंगे तो NCERT आपके पास अवेलेबल है, उससे नोट करिएगा। ये है कॉपर एनोड, लेकिन अशुद्ध रूप में। ठीक है, अशुद्ध है।
अब आपको क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके इसी कोई विद्युत अपवर्तनी सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट घुला हुआ है, उसमें धारा 1.5 एम्पियर, ठीक है ना, टाइम 10 मिनट के लिए क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया। एक विद्युत अपवर्तनी सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। क्या घुला है? कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य क्या है भाई? विद्युत अपघट्य बताएगा ना कि वो क्या है, घट्य है। क्या है? CuSO4 है, एक्वस है। और उसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित किया जा रहा है? 1.5 एम्पियर। कितने समय तक? 10 मिनट तक। तो पूछा क्या जा रहा है कि इसका कितना, कैथोड पर कितना कॉपर जमा होगा। क्या पूछ रहा है? कॉपर की मात्रा। क्या है? कॉपर की मात्रा, W पूछ रहा है, कितना जमा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये सेल विद्युत धारा प्रवाहित किया गया 1.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट। क्या घुला हुआ है? कॉपर सल्फेट। कैथोड पर कितना कॉपर जमा होगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आंसर क्लियर होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर क्लियर नहीं होगा। समझ गए ना? क्या समझे? नहीं समझे? समझिए, इसी को तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक, आइए चलिए फार्मूला अप्लाई करिए। तो फैराडे को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इसको सरल करने के लिए इतना मेहनत किया और आपको सरल कर दिया। तो आपको लग रहा है कि हम फैराडे का नियम क्यों पढ़ें, आप अपना नियम पढ़ेंगे। फैराडे का नियम पढ़ने से नंबर क्यों मिलेगा? हम अपना नियम लिखेंगे तब नंबर मिलना चाहिए। जरूर, सही बात है, आप इतना कर लीजिए, आपको नंबर की जरूरत नहीं है, आपको अवार्ड की जरूरत दिलाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो देखिए आंसर देखिए। ठीक है, एक मिनट, मोबाइल सुनो, हेलो, मोबाइल बंद करो, शायद बल्ब बंद हो जाए। अरे चालू है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं अपने टेक्निकल मास्टर से बात कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा सही हो गया, लेकिन अभी हिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसको देखिए क्यों हिल रहा है, अभी हिल रहा है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या I दिया है, T दिया है और W निकालना है। Z नहीं दिया है, Z कैसे पाएंगे? फार्मूला क्या है? फार्मूला तो लगाएंगे ना, W = ZIT। ये फैराडे का प्रथम नियम, जिसमें Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I विद्युत धारा, T समय, W मात्रा। अब Z निकालने की समस्या आ गई। Z निकालने का तरीका है E/F। E नहीं पता है तो उसके तत्व है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो कॉपर है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 63.5 होता है। इतना याद होना चाहिए तभी। देखिए कुछ चीज़ें याद, कुछ चीज़ कंसेप्ट, कुछ चीज़ें रट्टा मार। ठीक है, एफ, अच्छा एन फैक्टर उसका देखिए, ई बराबर क्या करते हैं, तत्व का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना है? 63.5। एन फैक्टर कितना है? 2, और नीचे क्या फैराडे कितना? 96,500। ये हो गया E/F जेड, ये किसके बराबर? जेड का वैल्यू हो गया। और आई दिया है, टी दिया है मिनट में, उसको सेकंड बना लीजिए, तो 10 × 60 = 600 सेकंड हो गया। ठीक है, और ये तो पता ही है 1.5 है, मोटे से दिखा दे रहा हूँ। ओके, रखिए। अब डब्ल्यू निकालिए, जेड की जगह पर 63.5 बटे 2 × 96,500। ठीक है, ये तो हो गया E/F जेड का वैल्यू। अब आई का वैल्यू रखिए 1.5, टी का वैल्यू रखिए 600। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 0 2 0, 2 से 3 काट दीजिए, 6 काट दीजिए, 2 तिहाई हो गया, 965 है। और इस सबको गुणा करके जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ग्राम में। किस में निकल जाएगा? ग्राम में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सरल कर दें। और तो 63.5 × 1.5 × 3, नीचे क्या है? 965। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो x, मान लीजिए कुछ भी आएगा, वो मैं x लिख रहा हूँ, इतना क्या हो जाएगा? ग्राम। समझ में आया क्वेश्चन? तो प्रथम नियम हो गया आपका। ठीक, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो अभी के लिए प्रथम नियम पर ही रुकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये बबलिंग हिल रहा है उसको सुधार लें, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।